पार्ट 16 नया सवेरा। बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे पास ड्राइवर नहीं था। कहीं भी जाना हो मुझे स्वयं ही अपनी गाड़ी चलानी पड़ती है। जहां से पेट्रोल भरवाती उसके साथ ही सर्विस स्टेशन था। कई बार शनिवार के दिन मैं अपनी गाड़ी सर्विस स्टेशन ले जाती और वहीं रुकती जब तक उसकी सर्विस होती। 15 वर्ष पहले वहां 2 जुड़वा भाई काम करते थे। एक का नाम रघु और दूसरे का माधव था। वे बहुत गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जाते थे। उनमें एक विशेषता यह थी कि वे अनेक भाषाएं बोल सकते थे। ये लड़के अपने काम के समय अनेक लोगों से मिलते। वे अपनी मातृभाषा कन्नड़ में तो बात करते ही, तमिल, तेलुगु और हिंदी भी बोलते। रघु और माधव बहुत लगन से काम करते थे और सदा प्रसन्न रहते थे। सभी उन्हें पसंद करते थे। मुझे वहां कार की सर्विस में लगभग 2 घंटे लग जाया करते थे। वे मेरे लिए पेड़ के नीचे एक कुर्सी रख देते और मैं छाया में बैठकर पुस्तकें पढ़ती रहती। कुछ समय के बाद हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी और वे मुझे अपने जीवन के बारे में बताने लगे थे। उनके पिता नहीं थे। उनकी माँ मजदूरी करती थी। वे पास में ही गंदी बस्ती में अपने चाचा के साथ रहते थे। वे केवल 4वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। गरीबी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें पढ़ाता और मार्गदर्शन करता। सर्विस स्टेशन से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, पर उन्हें सुबह का नाश्ता तथा दोपहर का भोजन मिलता था। कभी कभी गाड़ियों के मालिक खुश होकर उन्हें इनाम दे देते थे। उनका काम करने का समय निश्चित नहीं था। उन्हें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करना पड़ता था। केवल रविवार को ही उन्हें छुट्टी मिलती थी। इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने पर भी वे दोनों सदा मुस्कुराते रहते। वे कभी भी किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करते, ना ही किसी बात के लिए शिकायत करते। मैंने कई धनी परिवारों के बच्चे देखे हैं जिनके चेहरे पर केवल चिड़चिड़ाहट तथा अप्रसन्नता दिखाई देती है। यदि उन्हें कोई काम करने को कहो तो वे बहाने बनाने लगते हैं। मैं समझती हूँ कि खुशी धन पर आधारित नहीं होती। धीरे धीरे मैं इन दोनों बच्चों को पसंद करने लगी। मैं प्रायः उनके लिए खाने का सामान तथा पुरानी कमीजें ले जाती। वे खुशी खुशी उन रेशमी कपड़ों को स्वीकार करते, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी उन कपड़ों को पहने नहीं देखा। जब मैं पूछती तो वे कहते, मैम, हम हमेशा काम करते समय गंदे कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ काम करते समय कपड़े गंदे हो जाते हैं। एक बार मैं उनके लिए कहानियों की कुछ पुस्तकें ले गई, यह सोचकर कि वे रात के समय पढ़ सकते हैं। उनकी उम्र के दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन इन दोनों को अपने जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जब मैंने उन्हें ये पुस्तकें दी तो उनके चेहरे उतर गए। पहली बार उनके चेहरे पर उदासी की झलक देखी। वे बोले, मैडम, हमें इन कहानियों को पढ़ने में बहुत समय लगेगा क्योंकि हमें पढ़ने की आदत नहीं रही। क्या आप हमें कहानी सुनाएंगी? मैं तुम्हें यहाँ कैसे कहानी सुना सकती हूँ? तुम हर समय काम करते हो। 4 बजे के बाद हमारे पास कुछ समय होता है, तब हम आपके पास बैठ सकते हैं और कहानी सुन सकते हैं। उन दोनों की 2 जोड़ी आंखें जैसे मुझसे कहानी सुनाने के लिए प्रार्थना करने लगी। मैं मना न कर सकी। मुझे याद आया कि रात के समय मेरे बच्चे भी कहानी सुनाने की जिद करते हैं। मैं मान गई। प्रत्येक शनिवार की शाम मैं उन्हें कहानी सुनाने लगी। जब मेरी कार को मरम्मत की जरूरत नहीं होती तब भी मैं वहां चली जाती। जब मैं उन्हें कहानी सुनाती वे बड़े सतर्क होकर सुनते। वे कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते। इस तरह कई महीने बीत गए। मैंने ड्राइवर रखने का निश्चय किया और स्वयं गाड़ी चलानी छोड़ दी। अब मेरा ड्राइवर ही गाड़ी ठीक कराने ले जाता। बहुत समय तक मैं रघु और माधव से मिल न सकी। एक दिन मेरे ड्राइवर ने कार के खराब होने की सूचना दी। मैंने उसे गाड़ी ठीक करवाने के लिए कहा। जब मेरा ड्राइवर गैराज से वापस आया तो कहने लगा, मैं जब गाड़ी ठीक करा रहा था तब मैकेनिक ने आपके बारे में पूछा, क्या आप गुडलक गैराज के मालिक को जानती हैं? मैंने कहा, मैंने तो यह नाम कभी नहीं सुना। क्या यह नया गैराज है? ड्राइवर ने उत्तर दिया, यह गैराज नया है। मैं हमेशा इसी गैराज में जाना पसंद करता हूँ क्योंकि इसका मालिक ईमानदार है। वह आपको बहुत समय से जानता है। उसने पूछा कि क्या आप अभी भी कॉलेज में पढ़ाती हैं? मैं कुछ समझ नहीं सकी। मेरा ड्राइवर उसका नाम तक नहीं जानता था। मैं सोचने लगी कि हो सकता है मेरा कोई विद्यार्थी रहा हो। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कैसे एक व्यक्ति ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है। कुछ समय बाद मेरे ड्राइवर ने दूसरी बार गैराज के मालिक के बारे में बताया कि वह मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने महसूस किया कि मुझे वहां जाना चाहिए, उस आदमी से मिलना चाहिए। अगले दिन मैं गुडलक गैराज गई।
वह आधुनिक तथा व्यवस्थित ढंग से सज्जित गैराज था। शीशे का बना एक केबिन था। शायद गैराज का मालिक वहां बैठता हो। जैसे ही मैं गैराज में पहुंची, एक सुंदर नवयुवक ने मेरा अभिवादन किया। उसने हाथ में पाना यानी स्पैनर तथा एक पेचकस पकड़ा हुआ था। मैम, कृपया आइए और केबिन में बैठिए। मैं हाथ धोकर 1 मिनट में आता हूँ। मैं उसके ऑफिस में सोफे पर बैठ गई। अच्छा ऑफिस बनाया हुआ था। नवयुवक मुझे जाना पहचाना सा लगा। मुझे लगा कि मैं कहीं इससे मिली हूं, लेकिन किस जगह याद नहीं। वह नवयुवक पानी और कॉफी लेकर आया। मैम, आप बहुत बदल गई। आप बूढ़ी तथा थकी थकी लग रही हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारा नाम याद नहीं कर पा रही हूं। अपना नाम बताओगे? वह मुस्कुराया। उसके गालों में गड्ढे पड़े। मैं जान गई कि वह कौन है। यह उन दोनों लड़कों में से एक है जो कुछ साल पहले यहाँ गैराज में काम किया करते थे। वह रघु है या माधव? उन दिनों भी मैं चकरा जाती थी। मैंने पूछा, तुम रघु हो या माधव? वह बोला, मैं रघु हूं। मैं बड़े स्नेहपूर्वक बोली, बेटा बैठो, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। आज तुम कितनी अच्छी स्थिति में हो। अब मैं समझ सकती हूँ कि गाड़ी देखकर रघु मेरे बारे में क्यों जानना चाहता था। मैम, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने उन दिनों मेरी बहुत मदद की। मैंने हैरानी से पूछा, मैंने तुम्हें क्या दिया? मैं तो कुछ पुरानी कमीजें तथा कुछ खाना देती थी और कुछ कहानियां सुनाती थी। मैम, आप नहीं जानती, आपकी कहानियों ने मेरा जीवन बदल दिया। आपको याद है जो कहानियां आप हमें सुनाया करती थी? नहीं, मुझे याद नहीं। अपने दिमाग के समुद्र में मौजूद अनेक कहानियों में से कुछ कहानियां तुम्हें सुनाई। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। वह मेरे सामने बैठ गया, आंखें बंद की और अपनी कहानी सुनाने लगा। मैडम, हमारी जिंदगी बहुत कठिन थी। आप जानती थीं। केवल हमें वह दिन अच्छा लगता था जिस शनिवार के दिन आप आती, जब हम आपसे कहानियां सुनते। हम अपने अंकल के साथ रहा करते थे। हम जो कुछ भी कमाते वे ले लेते। जो कहानियां आप सुनाती वे ही हमें हमारी नीरस जिंदगी से बचाती। हमारे काम करने का समय बहुत अधिक था। मैं सोचता कि मुझे स्कूल जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ हम रहते वहाँ से रात्रिकालीन पाठशाला बहुत दूर थी। हमें घर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। ऐसा लगता पढ़ाई हमारे लिए सपना बनकर रह जाएगी। लेकिन आपकी कहानियों में से एक कहानी ने हमारी जिंदगी ही बदल डाली। आगे क्या हुआ, अब मैं यह जानने के लिए उत्सुक हुई। मुझे बताओ, वह कहानी कौन सी थी? अब हमारी भूमिका बदल गई थी। मैं श्रोता तथा वह कथावाचक था। एक बार एक गांव में बहुत से गरीब लोग थे। वे सभी रेगिस्तान पार कर उस शहर में जाना चाहते थे जहां जीवन अच्छा था और भविष्य में वे तरक्की कर सकते थे। बहुत से लड़के वहां जाना चाहते थे। गांव के बड़े भी उन्हें कहते, यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो शहर चले जाओ। रेगिस्तान में से पत्थर उठाओ और उन्हें शहर तक लेकर जाओ। कोई तुम्हें उन पत्थरों की अच्छी कीमत दे देगा। एक सुबह दो लड़कों ने अपनी यात्रा आरंभ की। वे अपने साथ खाना और पानी लेकर चले। शुरू में रेत बहुत ठंडी थी और सूरज की गर्मी अधिक नहीं थी। उन्हें थकावट महसूस नहीं हुई। कुछ समय बाद सूरज बिल्कुल उनके सिर के ऊपर आ गया और रेत गर्म होने लगी। बहुत समय तक चलने के बाद उन्होंने सोचा कि वे रेगिस्तान के किनारे तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना सारा खाना खाया और पानी पी लिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि वे तो केवल आधा रास्ता ही तय कर पाए हैं। उन्होंने बेचने के लिए पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में उनके थैले पत्थरों से भर गए और भारी हो गए। एक लड़के ने सोचा कि यह भारी थैला कैसे उठाए, इसलिए उसने सारे पत्थर फेंक दिए और घर वापस आने का निश्चय किया। दूसरे लड़के ने कहा, हमें वही करना चाहिए जो हमारे बड़ों ने कहा है। आओ, हम इस रेगिस्तान को पार करें और शहर में जाएं। पहले लड़के ने नहीं सुना और वापस चला गया। दूसरे लड़के ने चलना जारी रखा। यह बहुत कठिन यात्रा थी। पत्थरों को इकट्ठा करना, अकेले यात्रा करना, पीने के लिए पानी न होना। कई बार उसे लगता कि उसका मित्र ठीक था। यह जरूरी नहीं कि कोई उसके पत्थर खरीदेगा, लेकिन आस्था और विश्वास उसे आगे बढ़ने में मदद करते। बहुत चलने के बाद वह शहर पहुंचा। उसे सबसे ज्यादा निराशा तब हुई जब उसने देखा कि यह दूसरे शहरों जैसा ही है। पास में ही धर्मशाला थी। अंधेरा हो रहा था। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। अगली सुबह वह उठा। उसने सोचा कि वे सारे भारी पत्थर फेंक दे जो उसने इकट्ठे किए थे और वापस अपने गांव चला जाए। उसने अपना थैला खोला। उसने देखा कि सारे पत्थर बड़े बड़े हीरों में बदल गए। एक क्षण में ही वह लखपति बन गया। आपको याद है मैडम, आपने इस कहानी का अर्थ भी समझाया था।
एक विद्यार्थी का जीवन रेगिस्तान की तरह है, परीक्षाएं तपते हुए सूर्य की तरह, मुसीबतें गरम रेत की तरह और पढ़ाई भूख और प्यास की तरह। विद्यार्थी को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। जैसे कहानी में लड़के ने पत्थरों को इकट्ठा किया, जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे उतना ही जीवन अच्छा होगा। यह कहानी सुनते ही मैंने सारी कठिनाइयों के बावजूद पढ़ने का निश्चय किया। दृढ़ निश्चय के साथ और कठिनाइयों को दूर करते हुए किसी तरह स्कूल की पढ़ाई समाप्त की। सर्विस स्टेशन के मालिक ने भी बहुत मदद की। जब मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए तो उन्होंने ऑटोमोबाइल डिप्लोमा के लिए मेरी फीस भरी। मैं काम भी करता रहा और पढ़ता भी रहा। बाद में मैंने बैंक से ऋण लिया और गैराज स्थापित किया। ईश्वर की कृपा से मुझे सफलता मिली। मैंने अपना सारा ऋण चुका दिया और अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति। मैम, धनी लोग अक्सर नए जोखिम उठाने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि यदि असफल हुए तो उनका सारा धन नष्ट हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कुछ न था जो लुटता। मैंने यह अपने अनुभव से समझा। माधव आजकल कहाँ है? मैंने पूछा। वह आपकी दूसरी कहानी से प्रेरित हुआ। रघु मुझे उदास दिखाई दिया। क्या हुआ? मैंने पूछा। आपने दूसरी कहानी में बताया था कि एक गीदड़ रेगिस्तान में रहता था। एक सुबह वह बाहर आया और उसने सूरज की तरफ देखा। उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई उससे ज्यादा लंबी है। वह इतनी बड़ी थी कि उसने सोचा वह दोपहर के भोजन के लिए ऊंट का शिकार करेगा। उसने अपना सारा दिन ऊंट की खोज करने में निकाल दिया और छोटे जानवरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिन्हें वह आसानी से पकड़ सकता था। शाम हो गई और वह ऊंट को ढूंढ नहीं पाया। इतने में उसकी परछाई उससे भी छोटी हो गई, इसलिए वह चूहे के शिकार के लिए कोशिश करने लगा। माधव गीदड़ की तरह था। उसने हमेशा अपनी क्षमता से बाहर काम करने की कोशिश की। वह मेरे साथ काम करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। अब वह एक दफ्तर में चपरासी है। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। कैसे छोटी छोटी कहानियां जो मैंने सुनाई उनके जीवन में नाटकीय परिवर्तन ले आई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मेरी कहानियों का ऐसा प्रभाव पड़ेगा। मैं इन कहानियों को लिखने वाली वास्तविक लेखिका नहीं हूँ। मैं तो उस व्यक्ति के प्रति नतमस्तक हूँ जिसने ऐसी कहानियों की रचना की है। सुधा मूर्ति।